Good evening. Good evening, friends. Good evening, friends. आप लोग एक चीज गौर किए हैं कि हम आप लोगों को स्टूडेंट से दोस्त बना लिए हैं। मतलब दोस्त बन गए हैं आप, अब बड़े हो गए हैं आप, तो अब सब बात आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। जो भी दिल का बात हो बता सकते हैं आप हमसे। ऋतिक जी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। हाँ ठीक लिखेंगे, मॉर्निंग नहीं लिखेंगे। अजीत जी गुड इवनिंग। सुमन गुड इवनिंग। जय हिंद मुनील बाबू। दीक्षित जी गुड इवनिंग। दीक्षित जी बोले हाँ सर दोस्त बन गए हैं, अब बताएंगे सब बात। बताइए आप लोग सब बात। तो सर पार्टी दीजिए, दोस्ती का पार्टी। राहुल क्या लिखे हैं? आ गया सर। छोड़िए, कैसे हैं सर? ठीक हैं। क्या है इतना लेट में? क्या इतना लेट मत कीजिए। सॉरी भाई, गलती हो गया, माफी दे दीजिए। क्या है? क्या है? देखिए एक ठो को कौन है? रत्नाज को देखिए। मतलब हुआ ना ऐसे करके बोले कि क्या आप अब दोस्त हो गए हैं, तो इधर से ऐसे तुरंत कंधा पे हाथ दिए हैं रत्नाज और बोल रहे हैं कि तब राहुल शादी कब कर रहे हो। इतना मार मारेंगे ना। आज आप काले दिख रहे हैं। काला आदमी गोरा कैसे दिखेगा यार? काला आदमी काला ही दिखेगा, काला आदमी है काला दिखते हैं। सर ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि जो हमें आप जैसे सर मिले हैं। हाँ सर, सर कम फ्रेंड, सर भी दोस्त भी। सर जी आपका वेट था। चलिए, एक लड़की से प्यार हो गया था सर जी, मर के बचे हैं। अब देखिए दोस्ती जैसे हुआ है, एहसास हुआ इन लोगों को दोस्ती का, तो सब बात सब बताना शुरू कर दिए हैं। आंचल लाइट ऑन कर रहा। सर एक एडवाइस चाहिए। मैं आकाश टाटा पावर में जॉब कर रहा हूं, पर मेरे पास स्टडी का टाइम नहीं बच पाता। मुझे क्या करना चाहिए? देखें, एक सिंपल बात बता दें कि टाइम आपको ही मैनेज करना होगा। और किसी भी चीज में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो आप सब कुछ मैनेज करके आप कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये कि कहीं भी आप जॉब करते हैं तो मैक्सिमम जॉब कितने देर का हो सकता है? 8 से 10 घंटे का। अगर 10 घंटा भी आपसे कोई काम लेता है तो आपके पास में 14 घंटा बचता है। इस 14 घंटा में अगर आप कंप्रोमाइज करें, 5 से 6 घंटा सोएं और 1 घंटा भी इधर उधर रख लें, तो भी आपके पास में 7 आवर बचता है। अगर कंप्लीट 7 आवर 100% एफिशिएंसी के साथ लगा दिया जाए तो कोई भी जॉब निकालना मुश्किल नहीं है। अगर 100% एफिशिएंसी, अभी 7 घंटा में आप थोड़ा इधर उधर कर लिए तो फिर दिक्कत होगा। भूपेंद्र माय बेस्ट फ्रेंड गुरुजी आप हैं। अच्छा, किसके किसके हम बेस्ट फ्रेंड है? सही सही बताइएगा। होता ना वो बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि भाई सबसे मेरा बेस्ट फ्रेंड वो है। सबका अपना अपना कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड है। तो हम किसके किसके बेस्ट फ्रेंड हैं? सर आपको गर्मी लग रहा है जो फैन चला रहे हैं? यहाँ तो पटना में है। प्रियांशी सर आप आज बहुत हैप्पी दिख रहे हैं। अच्छा, सलोनी के हम बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बेटर फ्रेंड है। सलोनी के बेटर फ्रेंड है। मेरे हैं सर, रंजन के हैं। सत्यम मेरे लंगोटिया वाला है।
रत्नाज के लंगोटिया हम कब से हो गए रत्नाज आपके? लड़की के चलिए शुरू करें काम। माय बेस्ट फ्रेंड राहुल राज सर रवीन के मेरे भी हैं सर, माही के भी हम बेस्ट फ्रेंड हैं। तब सब दोस्त लोग आइए, बेस्ट फ्रेंड हैं, पार्टी दीजिएगा सब आके। चलिए काम शुरू करते हैं। टाइप 5 में आते हैं, थोड़ा कंसेप्ट देते हैं। हम बार बार आपको बताएं कि मेरे लिए हमेशा होता है कंसेप्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सबसे पहला स्थान हम कंसेप्ट का देते हैं हमेशा, कि कंसेप्ट हमको बेस्ट आरआर कैंपस बेस्ट फ्रेंड है। मिथिलेश जी का पूरा आरआर कैंपस ही बेस्ट फ्रेंड है। हम चाहते हैं कि आप पूरा सिर्फ हमको प्यार नहीं करें, आप आरआर कैंपस को प्यार करें, आरआर कैंपस के सारे मेंबर से प्यार करें और आरआर कैंपस का सारा मेंबर आप लोगों को प्यार करे। पूरा आरआर कैंपस आपके सक्सेस में योगदान दे अपना। हम हमेशा जितने भी फैकल्टी भी हैं सबसे हम यही बात करते हैं। हम दो बच्चे अभी क्लास भी कर रहे होंगे, पता नहीं क्या नाम है उन लोगों का, आप टाइप कीजिएगा। कल दो बच्चे आए थे ऑफिस में मेरे से मिलने के लिए, तो हम उस वक्त भी काम कर रहे थे। ऐसे ही बैठे, सुबह में बैठते हैं टेबल कुर्सी पे और उसके बाद शाम तक काम करते रहते हैं। कोशिश करते हैं कि कुछ नया चीज़, नया तरीका, नया ढंग से पढ़ाने का कोशिश करें और पूरा प्लान करते रहते हैं कि ऐसा कैसे हम करें, क्या काम करें, जिससे कि हम, पहले होता था क्या ना कि रंजन, पहले ऐसा होता था ना कि हम सिर्फ मैथ्स पढ़ा देते थे। अब मेरे सिर्फ मैथ्स पढ़ा देने से रिजल्ट नहीं होता है, या हम मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब पढ़वा दें, उससे रिजल्ट नहीं होता है। प्रॉपर वे में पूरा का पूरा चीज़ों को लेके एक साथ चले तो फिर रिजल्ट होता है। तो हम यही कोशिश में हमेशा लगे हुए रहते हैं कि हम लोग कैसे काम करें कि यहाँ पर जो बच्चे आए उनको रिजल्ट दिलवा के भेजे, ऐसे यूं ही तैयारी करवा के नहीं भेजे। और लगभग मेरा काम कंप्लीट हो गया है। आप लोग इंस्टीट्यूट खुलेगा, जब आप लोग इंस्टीट्यूट में आएंगे तो मेरा पूरा का पूरा हो 99% चांसेस तो ये है, 99% चांसेस है कि अगले साल से सीईटी स्टार्ट होगा। हम अभी से इंस्टीट्यूट ओपन होगा और एक बैच बनाएंगे, एक बैच ऐसा बनाएंगे, आपको बता दे अभी ही, हम यही कल उन लोगों को भी बता रहे थे। और ये एक बैच हमारा इसमें ऐसा होगा, मान लीजिए इसमें 200 स्टूडेंट है, 200 स्टूडेंट का तो नहीं कैपेसिटी होगा, 150 स्टूडेंट का एक बैच बनाएंगे। इस बैच के लिए रूटीन उनका सुबह से स्टार्ट हो जाएगा, मॉर्निंग से। सुबह में आपको 7 बजे यहाँ आना है और 7 बजे यहाँ आ गए, या 7 बजे आए या 6:30 से 7 बजे स्टार्टिंग होगा इसका रूटीन, इस बैच का। और ये जो 150 स्टूडेंट का बैच होगा, इस बैच को हम 10-10 स्टूडेंट का ग्रुप बनाएंगे। ईच ग्रुप 10 स्टूडेंट, ईच ग्रुप 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, प्रत्येक ग्रुप में 10 स्टूडेंट रहेगा। तो 10, और सब ग्रुप का नाम दे देंगे, जैसे ग्रुप 1, फिर दूसरा ग्रुप 2, फिर तीसरा ग्रुप 3, ऐसे 3। अब ये जो 10 स्टूडेंट होंगे, आपको इन्हीं आपस में जो ग्रुप बनेगा ये 10 स्टूडेंट का, यही 10 आप लोग दोस्त होंगे नौकरी मिलने तक। ये 10 स्टूडेंट आप लोग दोस्त होंगे नौकरी मिलने तक, ये 10 स्टूडेंट। ये 10 लोग दोस्त होंगे। करना क्या होगा, 6:30 से 7 बजे हम भी आएंगे और सारे टीचर्स को हम बोले हैं कि सब लोग 6:30 से 7 यहाँ 6:30 बजे अप्रॉक्स में यहाँ जमा होंगे, या बहुत ज़्यादा होगा तो 7 बजे हम लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। 15 से 20 मिनट का हम लोगों का, 15 से 20 मिनट का या हाफ आवर का, 30 मिनट का हम लोगों का मेडिटेशन का सेशन, मेडिटेशन एंड प्राणायाम
प्राणायाम। ये आधा घंटे का सेशन होगा जिसमें सब लोग इकट्ठा हम लोग सब लोग बैठेंगे, मेडिटेशन या प्राणायाम से शुरुआत करेंगे, हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद 7:30 से स्टार्ट हो जाएगा हम लोगों का एजुकेशनल कैरिकुलम। 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा पढ़ाई, और उसके बाद 7:30 बजे से जो पढ़ाई स्टार्ट होगा एकदम कंप्लीट हम लोग काम करेंगे। मान लीजिए 7:30 से 8:30 कोई एक पेपर पढ़ाई हुआ मैथ्स का, उसके बाद 8:30 बजे से 9 बजे तक का ब्रेकफास्ट का समय रहेगा कि इस समय में जो भी नाश्ता आएगा वो सब लोग यहाँ पर नाश्ता करेंगे, हम भी करेंगे, आप लोग भी करेंगे 9 बजे। और उसके बाद 9 बजे से फिर 10:30 बजे तक एक दूसरा पेपर कोई होगा, मान लीजिए रीजनिंग होगा। फिर 10:30 बजे से 11:30 बजे तक, 10:30 से 11:30 या 10:30 से 12 बजे तक, 10:30 से 12 बजे तक ये कोई तीसरा पेपर इंग्लिश हो या इंग्लिश/GS कोई एक पेपर होगा। ये एजुकेशनल कैरिकुलम 12 बजे तक जो हम लोग टीचर्स आपको पढ़ाएंगे वो 12 बजे तक। फिर 12 बजे आपके लिए लंच आएगा, 12 बजे सब यहीं पर आएगा, जाना कहीं नहीं है। लंच किए, आप लंच लिए और उसके बाद अपना लंच किए और उसके बाद चले गए फिर लाइब्रेरी में जाके अब उसके बाद सेल्फ स्टडी शुरू होगा। जो भी करना है यहीं पर करना है, सेल्फ स्टडी शुरू होगा। सेल्फ स्टडी आप यहाँ कर रहे हैं और ये जो 10 बच्चे का जो सब अपने अपने ग्रुप के साथ हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, आपस में बात नहीं किए, आपस में किसी तरह का कोई बातचीत नहीं हुआ लाइब्रेरी में। अब सेल्फ स्टडी का जो सेशन होगा वो 1 से 1.5 घंटे का, ये नहीं कि एकदम 4 घंटा लगातार, उतना नहीं होता है, 1.5 घंटे का एक सेशन बनाया। अब आप लोगों का ग्रुप का काम शुरू होगा। आप अपना ग्रुप है 1:30 बजे तक, मान लीजिए 1.5 घंटे का, यानी आप 12:30 से 2 बजे तक पढ़ाई किए। अब 2 बजे के लिए 15 मिनट का या 10 से 15 मिनट का ब्रेक दिए, अपना सारा ग्रुप चले गए, बाहर निकल गए। बाहर मतलब बिल्डिंग से तो बाहर जाना ही नहीं है, बिल्डिंग से तो बाहर जाना ही नहीं है। बिल्डिंग से बाहर गए तो बर्बाद हो गए, बिल्डिंग के अंदर ही रहना। 10 से 15 मिनट का ब्रेक दिए, 2 बजे ब्रेक दिए, छत पे चले गए, छत ओपन कर दिए हैं, छत पे आप चले गए, धूप में, जाड़ा महीना आ रहा है, धूप में बैठे 10-15 मिनट का ब्रेक दिए। आपस में ये जो ग्रुप वाले हैं, जैसे ग्रुप 1 के सब स्टूडेंट अपने ग्रुप के साथ बातचीत कर रहे हैं, ग्रुप 2 के स्टूडेंट अपने ग्रुप के साथ बातचीत कर रहे हैं, आपस में डिस्कशन किए कि भाई 15 मिनट में क्या क्या काम किए हम लोग, कैसा काम किए, 2 घंटा 1.5 घंटा में हम लोग मैथ्स किए हैं या रीजनिंग किए हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर 15 मिनट के बाद आए, फिर अगले सेशन में पढ़ाई शुरू किए, फिर 15 मिनट का ब्रेक दिए, बाहर में गए, छत पे गए या बगल बाहर निकल के बातचीत किए थोड़ा बहुत। और उसके बाद ऐसे ही आपका रात के 9 बजे तक चलेगा। 9 बजे फिर आपका डिनर आएगा, रात में कि रात का खाना आएगा, और रात में 9 बजे आप खाना खाइए। खाना खाने के बाद घर जाइए और घर जाके आराम से सो जाइए, मतलब रूम में जाके सो जाइए। बवंडर सर, हम गए थे और मेरा फ्रेंड। अच्छा बवंडर, आप ही आए थे। अच्छा, आपका नाम, आप अपना नाम बवंडर रखे हुए हैं। हम खोज रहे थे बवंडर कौन है। बवंडर शुरू भी कर दिए हैं, लाइब्रेरी में आना बैठना शुरू कर दिए हैं, पढ़ाई शुरू कर दिए हैं। बवंडर का लंच आ जाता है, नाश्ता आ जाता है। आया था ना आज नाश्ता, लंच सब आया कि नहीं बवंडर? पीछे हम एक बार और प्रयास किए थे, लेकिन वो यहाँ से दूर था। हम सुपर 40 नाम का एक बैच बनाए थे, लेकिन वो संदलपुर में था। चूंकि हम यहाँ रहते थे और संदलपुर में मेरे निगरानी में होता ही नहीं था। फी कितना लगेगा सर? फी राजीव, इसका
ग्रुप टेस्ट के बेसिस पे होगा। बिल्कुल, देखिए एक तो कंबाइंड टेस्ट होगा, जितने भी लोग ही होंगे इसमें 150 में इनका कंबाइंड टेस्ट होगा। और उसके बाद मजा क्या आएगा, मजा देखिए हम इंटरेस्टिंग, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश कर रहे हैं। मजा कब आएगा, मजा तब आएगा जब ग्रुप का टेस्ट होगा। ग्रुप का टेस्ट मतलब क्या, आप ग्रुप 1 के स्टूडेंट, ग्रुप 2 के स्टूडेंट, ग्रुप 3 के स्टूडेंट, ग्रुप 4 के स्टूडेंट, ग्रुप 5 के स्टूडेंट, अब ग्रुप वाइज टेस्ट होगा। मतलब ग्रुप 1 स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम लोग सबसे आगे रहें, ग्रुप 2 का रहेगा सबसे आगे हम रहे, ग्रुप 3 का सब दोस्त का कोशिश रहेगा हम सबसे आगे। हम लोग वीकली या 10 दिन पर ये चीज हम लोग डिसाइड करेंगे कि इस बार का इस 15 डे का टॉपर कौन सा ग्रुप है, 15 डेज का टॉपर कौन सा ग्रुप है। ये ऐसे हम लोग डिसाइड करेंगे। फिर सप्ताह 6 दिन हम लोग पूरा काम करेंगे। संडे या सैटरडे को हम लोग एंजॉय करेंगे, यानी सैटरडे के इवनिंग में मस्ती का प्रोग्राम होगा। मतलब एंजॉय किया जाएगा, 2-3 घंटा सब लोग रहेंगे, फैकल्टी भी सारे रहेंगे, स्टूडेंट भी सारे रहेंगे। 2-3 घंटे का कोई कल्चरल प्रोग्राम कोई होगा, जिसमें किन्हीं को गाना वाना, डांस वांस, जो कविता पेंटिंग जो दिखाना है आप दिखाइए। ये सैटरडे के इवनिंग में, ताकि सैटरडे इवनिंग पूरा एंजॉय किए तो संडे को लेट तक भी उठे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लेट से भी उठे संडे को। तो ये पूरा हम पढ़ाई को बहुत इंटरेस्टिंग वे में और ये चीज कर दें। अभी हम दोनों दोस्त लाइब्रेरी में ही क्लास कर रहे हैं गुरुजी। गुड बवंडर। बोल रहे हैं, कोई पूछ रहे हैं टोटल फी बताएं सर। देखिए हम आपको बता दें, इस बैच के लिए फी होगा, अभी वैसे 100% तो डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन 3500 रुपया के आसपास में पर मंथ होगा। मेरा टारगेट होगा आपको 6 से 7 महीने में आपको रिजल्ट दिलवा दें। 3500 रुपया पर मंथ, जिसमें इसी में सुबह का इसी में ब्रेकफास्ट होगा, इसी में लंच होगा, इसी में डिनर होगा, और इसी में स्टडी होगा, और इसी में लाइब्रेरी फैसिलिटी होगा। लाइब्रेरी भी इसी में, ब्रेकफास्ट भी इसी में, लंच भी इसी में, डिनर भी इसी में, स्टडी भी इसी में, सारा चीज ये लगभग 3500 रुपया पर मंथ। मेरा मकसद देखिए, मेरा मकसद सिंपल सा बात है, आप खुद सोच सकते हैं। 3500 रुपया पर मंथ मतलब आपको कहीं पर अगर आपके घर से मान के चलें 5000 रुपया भी पर मंथ आता है, 3500 रुपया आप यहाँ लेते हैं, 1500, 1600, 1500 सबके आसपास का कहीं एक बेड ले लीजिए बस। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए तो इसमें हॉस्टल में लड़कियां हैं ही, लड़कियां तो हॉस्टल में हैं ही, यानी जो लड़कियां हॉस्टल में है उनके लिए लगभग कोई फी नहीं होगा, और लड़के हैं तो 3500 रुपया पर मंथ होगा, जिसमें इनके लिए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, पढ़ाई, लाइब्रेरी, सारा चीज। तो मेरा ये कोशिश ये है, हाँ फुल पैकेज है। मतलब मेरा क्या कोशिश है, मेरा कोशिश है कि मिनिमम कॉस्टिंग पर, आप सिंपल सा बात समझ सकते हैं कि 3500 रुपया पर मंथ आपका 2-3 हजार रुपया तो खाने पीने में लग जाएगा। हिंदी में बोलिए ना सर जी, हिंदी में ही बोल रहे हैं। तो 3500 रुपया, इसी में नाश्ता भी, इसी में खाना भी, इसी में रात का भी खाना, सुबह का हिंदी में बोल देते हैं, इसी में सुबह का नाश्ता भी, इसी में दोपहर का खाना भी, इसी में रात का खाना भी, इसी में आपका सारा क्लास भी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सारा क्लास भी, इसी में आपको लाइब्रेरी भी, मतलब सारा चीज इसी 3500 रुपया पर मंथ में। सर ये तो ऑफलाइन वालों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सर। मेरा यही कोशिश है, और यही करके रिजल्ट लिया जा सकता है। आप मेरे निगरानी में सुबह से रात तक रहेंगे, कोई दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपको रिजल्ट लेने से रोक देगा। चलिए शुरू करें काम आवाज का।
टाइप 5 में आते हैं। टाइप 1, 2, 3 और 4। ऑनलाइन ये कोर्स नहीं मिलेगा। ऑनलाइन वालों के लिए भी कुछ सजेशन दीजिए सर प्लीज। वीना बोल रही है सर बीपीएससी वालों के लिए, बीपीएससी के लिए भी ये जो बैच जो होगा वो बीपीएससी के लिए भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। नेहा क्या लिखे, रियली यू आर वेरी क्यूट। आप कोई भी बात को बहुत इजीली रखते हैं। ज्यादा ही लगता है हॉस्टल प्लस फूड प्लस स्टडी प्लस लाइब्रेरी। चलिए सर बुक कैसे होगा, एडमिशन कैसे होगा? एडमिशन इंस्टीट्यूट खुलेगा तो स्टार्ट हो जाएगा, 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए सुन तो रहे हैं हम लोग भी, अब देखिए 1 नवंबर से स्टार्ट करता है या नहीं। मुझे भी बीपीएससी करना है सर जी। बिल्कुल बीपीएससी के लिए एकदम स्पेशल हम लोग प्लान ही कर रहे हैं कि बीपीएससी के लिए सेम चीज रहेगा, प्रोसेस रहेगा। अब उसमें बीपीएससी का बैच अलग रहेगा। ये जो बात बताए हैं कि हम अगले साल जो सीईटी का एग्जाम होगा, सब लोग टारगेट में लेके चलिए कि सीईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सीईटी निकालना, ये हम लोगों का चैलेंज होना चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर अगले साल नेक्स्ट ईयर सीईटी लेगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोगों का सीईटी होना चाहिए। आप लोगों को बेसिक बातें पता होगा कि अब जो एग्जाम होने वाला है वो सीईटी कंडक्ट करने वाला है, और ये बहुत अच्छा, मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया कि हम लोगों को रिजल्ट दिलवा सकते हैं। चाहे एसएससी का तैयारी करते हो, चाहे बैंक का करते हो, चाहे रेलवे का करते हो, तीनों के लिए प्री का जो एग्जाम होगा, प्री का एग्जाम वो सीईटी के थ्रू होगा। तीनों में प्री का, चाहे एसएससी बैंक करें चाहे रेलवे करें, प्री आपका सीईटी के थ्रू होगा। यानी प्री आपका फर्स्ट स्टेज में प्री, सबके लिए कंबाइन, कुछ भी आप तैयारी करते हो कंबाइन। अब मेंस के लिए एसएससी के लिए अलग बैच होगा, बैंक के लिए अलग बैच होगा, रेलवे के लिए अलग बैच होगा। चलिए आप टेंशन नहीं ले, हम सारा चीज करवाएंगे। हम दिन भर यही प्लान में रहते हैं, मेरे पास और कोई काम ही नहीं है। बस यही काम है कि कैसे हम अपने यहाँ बच्चों को रिजल्ट दिलवाएं। आप लोगों का अगर साथ होगा तो हम आपको बता दें, आरआर कैंपस एक ऐसा कैंपस होगा जो जिसका नाम ये होगा कि आरआर कैंपस में जाओ तो नौकरी लेके बाहर निकलो। बस आप लोगों का सहयोग होना चाहिए। चलिए आते हैं टाइप 5 में। टाइप 5 में क्या है हम आपको बता दें। मान लीजिए दो चीज है आपके पास में, एक पेन है और एक बुक है, एक कलम है और एक किताब है। अगर आप इस कलम या किताब को, रश्मि बहुत अच्छा सोच है सर, ठीक है, ऑनलाइन के लिए जो भी प्लान करेंगे बताएंगे। अभी तत्काल तो आपको ये बताए। चलिए अब यहां आइए, एक पेन है और एक बुक है। अगर पेन को आप बेचते हैं 20% प्रॉफिट पर, पेन को बेचते हैं 20% प्रॉफिट पर, और बुक को बेचते हैं आप 30% प्रॉफिट पर। पेन को बेचते हैं आप 20% प्रॉफिट पर और बुक को बेचते हैं 30% प्रॉफिट पर, तो ओवरऑल दोनों मिला के जो प्रॉफिट होगा वो 20 से ज्यादा और 30 से कम। और इसको आप एलिगेट करेंगे तो पेन और बुक के सीपी का रेशियो आ जाएगा। किसका? कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। पेन और बुक का कॉस्ट प्राइस का यूज सीपी का रेशियो आ जाएगा। तो परसेंट प्रॉफिट या लॉस को एलिगेट करते हैं तो सीपी, अगर रुपया में है तो सीपी का होगा, या नंबर का रेशियो आएगा, या वेट का रेशियो आएगा। फिर से मेरी बात को समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर दो तरह का ऑब्जेक्ट होगा तो परसेंट प्रॉफिट या लॉस 3 तरह का बनेगा। पहला ऑब्जेक्ट का, दूसरा ऑब्जेक्ट का और ओवरऑल। 3 ऑब्जेक्ट है तो 4 तरह का परसेंट प्रॉफिट या लॉस बनेगा। पहला का, दूसरा का, तीसरा का, ओवरऑल। क्लियर है? तो हम कहना ये चाह रहे हैं, और इसी में एलिगेशन और रिवर्स ऑफ एलिगेशन आएगा।
टाइप 5 में क्या है, एलिगेट करते हैं परसेंट प्रॉफिट या लॉस को। तो रेशियो देता है सीपी का या नंबर का या वेट का, सीपी का या नंबर का या वेट का। ये आपको नहीं समझ में आया होगा कि सर ये सीपी का तो समझ में आया, नंबर का क्या और वेट का क्या। ये भी एक एग्जांपल से बताते हैं। मान लीजिए मेरे पास में 80 केजी दाल है, 80 केजी दाल है। अब इसमें से कुछ भाग 80 केजी में से कुछ 20 केजी को या 30 केजी को, कुछ भाग को 20% लाभ पर बेचे और कुछ भाग को 30% लाभ पर बेचे। इसको दो पार्ट में बांट दिया, 80 केजी को दो पार्ट में बांट दिए। इसमें से कुछ भाग को 20% लाभ पर और कुछ भाग को 30%। तो पूरा पर जो लाभ होगा 20 से ज्यादा 30 से कम, मान लीजिए 22% लाभ होता है। इसको आप एलिगेट कर देते हैं तो 8:2, 4:1। मतलब ये जो आप 80 केजी को जो बांटे हैं 4:1 में, यानी 5 का वैल्यू 80 केजी, 1 का वैल्यू 16 केजी, 4 का वैल्यू 64 केजी। मतलब 64 केजी को आप 20% लाभ पर बेचे हैं और 16 केजी को आप 30% लाभ पर बेचे हैं। तो ये वेट का रेशियो होगा। ठीक है, हाँ सलोनी। परसेंट प्रॉफिट या लॉस को एलिगेट करते हैं तो सीपी या नंबर या वेट का रेशियो आता है। आज का लक्ष्य, आज का लक्ष्य क्या है? आज का लक्ष्य क्या है? आज का लक्ष्य है एलिगेशन को फिनिश करना, एलिगेशन को फिनिश करना, एलिगेशन को फिनिश करना। ये आज का हमारा लक्ष्य है। ठीक है, और हम पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बना रहे हैं, चार्ट पेपर पर पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बना रहे हैं कि हम लोगों का फर्स्ट 7 डे का लक्ष्य क्या होगा, फिर फर्स्ट 15 डे का लक्ष्य क्या होगा, फिर फर्स्ट 1 मंथ का लक्ष्य क्या होगा। ये पूरा टारगेट बना के, बिना टारगेट का ना कुछ पता ही नहीं चलता, अपना चल रहा है क्लास, चल रहा है क्लास, एकदम पूरा टारगेट बेस्ड होगा। और सबसे मजेदार चीज क्या होगा कि कंबाइंड जो टेस्ट होगा, एकदम कंप्लीट टेस्ट, क्योंकि मैथ भी आपका पढ़ाई हो रहा है। अभी क्या होता है, मैथ्स आप पढ़ रहे हैं तो बस मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ाई होगा आपका, रीजनिंग भी पढ़ाई होगा आपका, इंग्लिश भी पढ़ाई होगा आपका, जीएस भी पढ़ाई होगा आपका। अब 15 दिन के पढ़ाई में ये 15 डेज सब चीज पढ़ाई हुआ, 15 डेज मैथ्स भी चला, रीजनिंग भी हुआ, इंग्लिश भी हुआ, जीएस भी हुआ। अब 15 दिन में जितना पढ़े हैं आप, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस मिला के जितना आप पढ़े हैं वो सारे का सारा 15 दिन में आपका, 15 दिन जैसे ही पूरा हुआ तो 15 दिन में जितना पढ़े उस सबका टेस्ट होगा, ग्रुप टेस्ट, बैच टेस्ट, ये सारा होगा। चलिए हम लोग क्या बोले, परसेंट प्रॉफिट या लॉस को एलिगेट करते हैं तो सीपी के आधार पर अगर अलग अलग होगा तो सीपी का रेशियो आएगा, वेट के आधार पर अलग अलग होगा तो वेट का रेशियो आएगा, नंबर के आधार पर अलग अलग होगा तो नंबर का रेशियो आएगा। देखें, बोल रहा है क्या, एक व्यक्ति एक टीवी को 30% के लाभ पर एवं एक रेडियो को 60% के लाभ पर बेचता है। देखिए ध्यान से, ऐसे तो सीधा प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, ये ऐसे तो प्रॉफिट या लॉस का क्वेश्चन है। लेकिन हम बात करें तो टीवी को 30% के लाभ पर और रेडियो को 60% के लाभ पर बेचता है। तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, एक टीवी है और एक रेडियो है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, एक को 30% लाभ पर, एक को 60% लाभ पर। और ओवरऑल पूरे सौदे में 38% का लाभ होता है। तो टीवी और रेडियो के क्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है, ये आपका टीवी, ये आपका रेडियो, और बोल रहा है टीवी को 30% लाभ पर और रेडियो को 60% लाभ पर और ओवरऑल 38% लाभ। परसेंट प्रॉफिट या लॉस कंप्लीट है।
क्यों कंप्लीट है? पहला का भी पता, दूसरा का भी पता, ओवरऑल भी पता, तो इसको एग्रीगेट कर देंगे तो अभी सीपी का रेशियो आ जाएगा ये 8, ये 38, 2 40, ये 22, 22 अनुपात 8 यानी 11 अनुपात 4, ये 11:4 आएगा। ये आपका आंसर 11:4 है। ये गड़बड़ है, ये गलत ऑप्शन है, ये आंसर 11:4 होगा। दूसरा बात करें, देखिए एक व्यक्ति यहां पर ओवरलैप कर गया है। एक व्यक्ति एक टीवी और एक रेडियो 5,000 में खरीदता है। वह टीवी को 4% के लाभ पर बेचता है। टीवी को बेचता है 4% के लाभ पर। टीवी को, अच्छा ध्यान दीजिएगा, टीवी को 4% लाभ पर बेचता है और रेडियो को बेचता है 6% के हानि पर। 6% के हानि पर। जब लॉस रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा। टीवी को 4% के लाभ पर, रेडियो को 6% के हानि पर। टेलीविजन का क्रय मूल्य ज्ञात करें यदि उसे कुल सौदे में न लाभ न हानि हुआ हो। न लाभ न हानि का मतलब ओवरऑल 0%, ओवरऑल 0%। ये एलिगेट कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा 6:4 यानी क्या आ जाएगा 3:2। ये किसका रेशियो? सीपी का। अच्छा आपको दिया है टोटल सीपी बराबर 5,000, दोनों मिला के 5,000, और सीपी आपका निकला टीवी और रेडियो के सीपी का रेशियो निकला है, सीपी का रेशियो निकला है आपका 3:2। तो आप क्या बोलिएगा 5 यूनिट बराबर 5,000, 5 यूनिट बराबर 5,000, तो 3 यूनिट बराबर 3,000। टीवी का दाम 3,000 रुपया है। यही आपसे पूछ रहा है टीवी का दाम कितना है, तो आंसर क्या जाएगा 3,000। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है क्या, एक व्यक्ति 5,000 रुपया में, इसी का दूसरा का बी है, 5,000 रुपया में एक टेलीविजन और एक रेडियो का खरीदता है और टेलीविजन को 4% के लाभ पर। अच्छा अभी हम आपको बता दें, अभी हम एलिगेशन सीधा लगाना शुरू कर दिए, लेकिन आपको ध्यान देना होगा, अभी तो ठीक है लेकिन जज कैसे करेंगे। एक वस्तु को 4% लाभ पर, दूसरा वस्तु को 6% लाभ पर, दो ही वस्तु है और ओवरऑल दे दिया। पहला दिया, दूसरा दिया, ओवरऑल दिया, मतलब क्या, इससे हम लोगों को सीपी का रेशियो आ जाएगा। तो आप देखें हम लोग क्या करेंगे, ये टीवी और ये रेडियो, टीवी को 4% के लाभ पर और रेडियो को 6% के हानि पर, 6% के हानि पर, ओवरऑल 1% का लाभ हुआ। एलिगेट करिएगा तो ये 4 से 1 गया 3, ये 1 7 होगा। एक निगेटिव एक पॉजिटिव का डिफरेंस जुटता है। सीपी का रेशियो 7:3 है। टोटल सीपी आपको बता रहा है कि टोटल सीपी है 5,000 रुपया और टीवी और रेडियो के सीपी का रेशियो है 7:3। तो आप क्या बोलिएगा 10 यूनिट बराबर 5,000, तो 1 यूनिट बराबर 500, तो 7 यूनिट बराबर 3,500 रुपया। टीवी का सीपी कितना है 3,500, टीवी का सीपी 3,500। आगे तीसरा क्वेश्चन में आइए, इसी का तीसरा है कि टीवी को 4% लाभ पर, टीवी को 4% लाभ पर और रेडियो को 6% हानि पर। पहला दिया और दूसरा दिया और ओवरऑल परसेंट प्रॉफिट चाहिए, लेकिन ये नहीं दिया है, वो ओवरऑल 100 रुपए का लाभ हुआ है। तो आप बोलिएगा ओवरऑल आप निकाल सकते हैं क्योंकि टोटल सीपी आपका 5,000 है और दोनों मिला के टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट जो है वो 100 रुपया है। तो टोटल परसेंट प्रॉफिट कितना जाएगा 100/5,000 × 100, ये 0 कट जाएगा, 1 0 से ये बराबर 2%। टोटल 2% का प्रॉफिट हुआ। यानी टीवी पर, केवल टीवी पर 4%, केवल रेडियो पर 6%, ओवरऑल दोनों मिला के 2%। तो एलिगेट करिएगा तो सीपी का रेशियो क्या आएगा, ये जाएगा आपका 2 और ये 8:2 यानी 4:1। अब आपका काम हो चुका है, टीवी और रेडियो के सीपी का रेशियो आया
4:1, दोनों मिला के 5 यूनिट बराबर 5000, 1 यूनिट बराबर 1000, तो 4 यूनिट बराबर 4000। टीवी का दाम 4000 रुपया होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, बोला एक व्यापारी 90 केजी दाल में से, अभी तक हम कुछ नहीं सोच के चल रहे हैं, 90 केजी दाल में से कुछ भाग को 20% लाभ पर, मतलब अच्छा 90 केजी को 2 भाग में बांट दिया, कुछ भाग को 20% लाभ पर, बचे भाग को 10% लाभ पर, और पूरे सौदे में 14%, यानी पहला पार्ट का दे दिया, दूसरा पार्ट का दे दिया, ओवरऑल दे दिया, यानी परसेंट प्रॉफिट या लॉस कंप्लीट है। तो अभी आप बांट किस चीज के आधार पर है? वेट के आधार पर बांट रहे हैं, तो अभी इनके वेट का रेशियो आएगा आपका, कुछ भाग को 20% प्रॉफिट पर, शेष को 10% के हानि पर, और ओवरऑल 14% लाभ हुआ। तो इसको एलिगेट कीजिएगा, ये 24 आएगा और ये 6 आएगा, बराबर 4:1 आया। ये किस चीज का रेशियो आया? वेट का रेशियो आया 4:1। अब दोनों मिला के वेट आया कितना यूनिट? 5 यूनिट। दोनों मिला के वेट कितना है? 90 केजी। तो 5 यूनिट बराबर 90 केजी, तो 1 यूनिट बराबर 18 केजी। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा कितना 20% लाभ पर और कितना 10% हानि पर। तो 4 यूनिट बराबर 72 केजी और 1 यूनिट बराबर 18 केजी, मतलब 18 केजी ये और 72 केजी ये। आंसर 72 केजी एंड 18 केजी आएगा। अजीत बोल रहे हैं टोटल प्रॉफिट कैसे निकाले सर? अजीत बाबू, यहां हम टोटल प्रॉफिट देखिए, टोटल सीपी कितना है? 5000। इसमें दिया है कि कुल सौदे में 100 रुपए का लाभ हुआ, तो टोटल सीपी 5000, दोनों मिला के सीपी 5000 और दोनों मिला के प्रॉफिट 100। तो परसेंट प्रॉफिट कंपैरिजन है किसका? प्रॉफिट का। किसके रेस्पेक्ट में? सीपी के रेस्पेक्ट में। तो ऊपर में लिखे प्रॉफिट, नीचे में लिखे सीपी और 100 से गुना कर दिए तो 2% आ गया। क्लियर है अजीत? बोला एक व्यक्ति एक टीवी और रेडियो खरीदता है जिसके क्रय मूल्य का अनुपात 3:2 है। दो वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात दे दिया है और एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर, और पूरे सौदे में पूछ रहा है। पहला दिया, दूसरा दिया और ओवरऑल पूछ रहा है, मतलब परसेंट प्रॉफिट या लॉस कंप्लीट नहीं है। तो रेशियो देगा, रेशियो दे चुका है, यानी ये रिवर्स ऑफ एलिगेशन है। ये राइट साइड में जो ऑप्शन है ना, ये राइट साइड में हम बताए आपको, ये गलती से पुराना वाला ऑप्शन चला आया है, लेफ्ट साइड का ऑप्शन आंसर है। वो गलती से प्रिंट वो टाइप जब कर रहा था तो ये वाला हटाया नहीं, पिछले क्वेश्चन का सब में स्लाइड में लग गया है। ठीक है, तो हम ये बोल रहे थे कि देखिए टीवी और रेडियो के सीपी का रेशियो है 3:2। बोला टीवी को 20% के लाभ पर, रेडियो को 10% के हानि पर, ओवरऑल ये 5 है और ओवरऑल ये x है। ये बनेगा 60 - 20 = 5x। तो x बराबर 40/5 यानी 8% का प्रॉफिट। पूरे सौदे में 8% का प्रॉफिट होगा, पूरे सौदे में 8% का प्रॉफिट। बोला सुगंधा 160 केजी चावल 25 रुपए प्रति केजी के दर से खरीदती है, उसमें से 60 केजी चावल को 20% के लाभ पर बेचती है। शेष चावल को उसे किस दर से बेचना चाहिए ताकि पूरे सौदे में 30% का लाभ हो? देखिए बात समझे, दो पार्ट में 160 केजी को दो पार्ट में बांट दिया, एक पार्ट पर 20% लाभ, शेष पर को कितना परसेंट लाभ नहीं पता, और ओवरऑल 30%, मतलब एक गायब है, एक का परसेंट प्रॉफिट या लॉस गायब है। और वेट का रेशियो पता है, एक 60 केजी तो दूसरा 100 केजी होगा, 60 केजी और 100 केजी मतलब 3:5 वेट का रेशियो होगा। बात समझे आप जरा, वेट का रेशियो 3:5 है। एक 60 केजी तो दूसरा 100 केजी, तो 20 × 60 20 × 25 100, और ओवरऑल हो गया कितना? 8। बोल रहा है कि इसको 60 केजी को 20% के लाभ पर, इसको 20% के लाभ पर, इसका परसेंट प्रॉफिट
नहीं पता है, मानते हैं x% के लाभ पर, और इसको बेच रहा, ओवरऑल उसे 30% का लाभ हुआ। तो ये निकल गया 60 + 5x = 240। तो 5x = 280, तो x = 36, यानी शेष चावल को 36% के लाभ पर बेचना है। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है दर बताइए, किस दर पर बेचना है। तो रेट ऑफ सीपी आपको पता है किस दर पर खरीदे हैं, तो खरीदे हैं आप 25 रुपये प्रति केजी के दर से, खरीदे हैं 25 रुपये प्रति केजी के दर से। परसेंट प्रॉफिट दूसरे वाले पर चाहिए आपको 36%, तो किस दर पर दूसरे वाले को बेचना है, रेट ऑफ एसपी क्या होगा, तो 25 गुने, आपको बताए थे 36% का वैल्यू 9/25, 36% का वैल्यू 9/25 बनेगा 34/25, यानी 34/25, 25 से 25 कट जाएगा, आंसर होगा 34 रुपये प्रति केजी। शेष चावल मतलब ये वाले चावल को 34 रुपये प्रति केजी के दर से आप बेच दें तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, बोल रहा है एक टीवी, एक रेडियो एवं एक फ्रिज के क्रय मूल्य का अनुपात 2:3:5 है। टीवी को 10% लाभ, रेडियो को 20% हानि। यदि पूरे सौदे में 30% का लाभ प्राप्त हो तो फ्रिज को कितने % लाभ या हानि पर बेचा जाना चाहिए। तो भाई मेरे, आप देखिए 3 ऑब्जेक्ट है तो 4 तरह का परसेंट प्रॉफिट या लॉस होना चाहिए। पहला का पता है, दूसरा का पता है, ओवरऑल पता है, यानी तीसरा का हमें नहीं पता है। तो जब एक गायब है तो रिवर्स ऑफ एलिगेशन काम करेगा रणविजय। तो अभी आप देखें टीवी, रेडियो और फ्रिज के सीपी का रेशियो बता रहा है 2:3:5। टीवी पर आपका 10% का लाभ है, टीवी पर 10% का लाभ है, रेडियो को 20% के हानि है, और फ्रिज का तो ये पूछ ही रहा है तो एक्स बोलते हैं। ये ओवरऑल लाभ जो है वो 30% है। तो ये क्या होगा, 20 - 60 + 5x = 300। तो 5x = 340, तो x = 68, 68% का लाभ होगा, 68% का प्रॉफिट। चलिए टाइप 6 में आते हैं। अब समझ जाएंगे आप आराम से। एलिगेट करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेशियो देता है प्रिंसिपल का। देखिए मान लीजिए आपके पास में कुछ रुपया है, 5 लाख रुपया है। इस 5 लाख रुपया को आप 2 बैंक में जमा करते हैं, कुछ बैंक ए में और कुछ बैंक बी में। एक का रेट है 20% ब्याज दर देता है, बी ब्याज दर देता है 12%। तो दोनों मिला के पूरा 5 लाख पर जो आपको ब्याज मिलेगा वो 20 से कम, 12 से ज्यादा। मान लीजिए अगर 17% पूरे पर मिलता है, आप इसको एलिगेट करेंगे तो ये आपका रेशियो प्रिंसिपल का आ जाएगा कि किस अनुपात में दोनों बैंक में आप निवेश किए थे। यानी आप ए और बी में 5:3 के अनुपात में निवेश किए हैं। तो एलिगेट करिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट को, रेशियो आएगा प्रिंसिपल का। देखिए क्वेश्चन बोला एक व्यक्ति 12,000 रुपया 10% वार्षिक दर की दर पर निवेश करता है और एक दूसरी धनराशि मतलब 12,000 रुपया को 10% के दर पर और एक दूसरी धनराशि को 20% के दर पर, मतलब पहला धनराशि 10%, दूसरा धनराशि 20%। अब पूरे ओवरऑल 14%। 2 पार्ट है तो 3 तरह का ब्याज दर बनेगा, पहला पर, दूसरा पर, ओवरऑल। तीनों कंप्लीट है, पहला पर भी दे दिया और दूसरा पर भी दे दिया। प्रिंसिपल का हिंदी मूलधन होता है। ये पहला पर दे दिया, दूसरा पर दिया और ओवरऑल दे दिया।
तो आपका ये क्या है, एलिगेशन दे दिया। पहला धनराशि है 10%, इस पर ब्याज मिलता है, दूसरे पर 20% मिलता है, और दोनों मिला के 14% मिलता है। एलिगेट करिएगा तो ये 4, ये 6 या 3:2, यही दोनों धनराशि का प्रिंसिपल का रेशियो है। पहला में 3 और दूसरा में 2 यूनिट। पहला आपको बता रहा है 12,000 है, तो 3 यूनिट बराबर 12,000, तो 2 यूनिट बराबर 3 चौक 12, तो 2 चौक 8, 8,000 रुपया। आपसे पूछ रहा है बताए उसने कुल कितनी राशि, टोटल प्रिंसिपल पूछ रहा है कि टोटल कितना राशि जमा किया, तो 12,000 प्लस 8,000, 12,000 प्लस 8,000, यानी टोटल उसने 20,000 रुपया निवेश किया है। टोटल 20,000 रुपया निवेश किया। आगे बढ़े, बोला एक व्यक्ति 35,000 रुपये को 2 विभिन्न बैंकों ए तथा बी में जमा करता है। 35,000 को 2 बैंक ए और बी में, बोल रहा है ए पर 15% ब्याज मिलता है और बी पर 20%। ए 1 साल का ब्याज 15% देता है और बी 1 साल का ब्याज 20%, और दोनों मिला के उसको 2 साल का, देखिए 2 वर्ष में 32% ब्याज मिलता है। क्योंकि ये 1 वर्ष का है, ये 1 वर्ष का है, तो ओवरऑल भी 1 ही वर्ष का होना चाहिए। तो 2 वर्ष का 32%, तो 1 वर्ष का 16%। तो या तो इसको 2 वर्ष कीजिए, इसको 2 वर्ष, तो इसको भी 2 वर्ष। अगर ये 1 है, ये 1 है, तो इसको भी 1 कीजिए। तो आप क्या करेंगे कि आपको बोला पहला पर 15% ब्याज मिलता है, दूसरा पर 20%, और ओवरऑल 2 साल का 32, तो 1 साल का 16%। एलिगेट करिएगा तो ये 4:1 आएगा। ये प्रिंसिपल का रेशियो आया, मतलब पहला में 4 यूनिट, दूसरा में 1 यूनिट। दोनों मिला के उसने कितना निवेश किया, 5 यूनिट, और दोनों मिला के बोल रहा है यहाँ 35,000, तो 5 यूनिट बराबर 35,000, तो 1 यूनिट बराबर आप क्या बोलेंगे, 7,000 रुपया। आपसे बोल रहा है उसने बैंक ए में कितनी राशि जमा की, ये ए है और ये बी है, तो 1 यूनिट बराबर 7,000, तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा, 28,000, यानी बैंक ए में उसने 28,000 रुपया निवेश किया। बहुत बढ़िया। बोला एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया थे, उसमें से कुछ धन को 9% के दर से, शेष धन को 10% के दर से निवेश किया, और वर्ष के अंत में उसे कुल 994 रुपया ब्याज, जबकि हमको ये परसेंट में चाहिए था। ये पहला परसेंट में दिया, दूसरा परसेंट में दिया, ये टोटल 9400 दिया, जबकि हमें ये परसेंट में चाहिए था। तो कोई नहीं, परसेंट में हम निकाल लेते हैं। देखिए टोटल प्रिंसिपल आपका कितना है, टोटल प्रिंसिपल है 1 लाख रुपया, और टोटल इंटरेस्ट है 9400 रुपया। तो परसेंट क्या होगा, रेट परसेंट, 1 साल का ब्याज 9400 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100 से 100 गया, 00 से 00 गया, 9.4%। पूरे दोनों मिला के उसे 9.4% इंटरेस्ट मिला। अब आप देखिए पहला धन पर उसने कितना, कुछ धन को 9% के दर से निवेश किया, शेष को 10% के दर से, और ओवरऑल 9.4% आया। तो एलिगेट करिएगा तो ये 0.4 होगा और ये 0.6 होगा, तो 0.4 और ये 0.6, तो बराबर ये बनेगा 3:2। आपसे पूछ रहा है 10% के दर से कितना उधार लिया, तो 10% ये वाला 9% के दर पर लिया है, और ये वाला 10% के दर पर। दोनों मिला के 5 यूनिट बराबर 1 लाख है, 1 लाख। तो 1 यूनिट बराबर 20,000। तो आपसे कितना पूछ रहा है, 10%, इसका वैल्यू, तो ये 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 40,000। 10% के दर से उसने 40,000 रुपया निवेश किया। क्लियर है? यहाँ ध्यान ये रखना है कि
3:2 है, 5 यूनिट बराबर 1 लाख, तो 1 यूनिट बराबर 20,000। 10% की दर से पूछ रहा है, 10% की दर से 2 यूनिट बराबर 40,000। ठीक है, रणविजय गलती कर दिए, 20,000 लिखे हैं आंसर। बोला एक व्यक्ति दो विभिन्न बैंकों में ए तथा बी में 3:7 के अनुपात में कुछ धनराशि जमा करता है। ए का ब्याज दर 10% है, ए का 10% बता रहा है, और यदि वर्ष के अंत में ओवरऑल 17 बता रहा है, ओवरऑल 17 बता रहा है, तो पूछ रहा है बैंक बी का। तो दो बैंक है तो 3 तरह का रेट, पहला और बैंक बी का और ओवरऑल। बी का गायब है तो जरूर प्रिंसिपल का रेशियो दिएगा, यहां दे दिया है। ये रिवर्स ऑफ एलिगेशन हो गया आपका। देखिए ए और बी का प्रिंसिपल का रेशियो 3:7 है, ये प्रिंसिपल का रेशियो 3:7, ये ओवरऑल 10 हो गया। बोल रहा है ए का ब्याज दर 10%, बी का पता ही नहीं है, मान लीजिए x%, और ओवरऑल 17% है, तो ये बन जाएगा 30 7x इज इक्वल टू 170, तो 7x इज इक्वल टू 140, तो x बराबर 20%, यानी बैंक बी का जो ब्याज दर है वो 20% है। क्लियर है? देखिए एवरेज ऑफ ग्रुप, एवरेज ऑफ ग्रुप एलिगेट करते हैं, एवरेज ऑफ ग्रुप को रेशियो देता है नंबर ऑफ क्वांटिटी इन ग्रुप, नंबर ऑफ क्वांटिटी इन ग्रुप। एलिगेट करते हैं एवरेज ऑफ ग्रुप को और रेशियो देता है नंबर ऑफ क्वांटिटी इन ग्रुप का। सुने मेरी बात को, मान लीजिए इस क्लास में बॉयज, कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं, तो अगर दो ग्रुप है, आप जानते हैं औसत ग्रुप का होता है, औसत तो बेसिक बात आप जानते ही होंगे ना, जैसे 5 आदमी उनका औसत निकालना है तो पांचों को जोड़ दीजिए और 5 से भाग दे दीजिए, ये औसत होता है। ये बेसिक बात तो आपको पता है औसत के बारे में। तो अगर बॉयज का अलग औसत निकाले तो मान लीजिए बॉयज का औसत आया 30 साल और गर्ल्स का अलग निकाले औसत, तो गर्ल्स का आया 24 साल, और पूरा दोनों बॉयज और गर्ल्स दोनों मिला दिए और तब औसत निकाले, तो जब भी आएगा तो 24 से ज्यादा 30 से कम, मान लीजिए 26 साल आएगा, और इसको एलिगेट कर दीजिएगा तो बॉयज और गर्ल्स के संख्या का रेशियो आ जाएगा। मतलब सिंपल बात है, अगर दो ग्रुप है तो 3 तरह का एवरेज बनेगा, 3 ग्रुप है तो 4 तरह का एवरेज बनेगा। ठीक है, अगर दो ग्रुप है बॉयज और गर्ल्स तो बॉयज का एवरेज, गर्ल्स का एवरेज और ओवरऑल, और तीनों कंप्लीट एवरेज दिया है तो आप उसको एलिगेट कर देंगे तो नंबर ऑफ क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। बोला किसी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत 16.5 वर्ष है। ठीक है, इस कक्षा में लड़कों का औसत उम्र 18 और लड़की का 14। देखिए दो ग्रुप है, एक ग्रुप लड़का एक ग्रुप लड़की, तो लड़का के ग्रुप का औसत दे दिया, लड़की के ग्रुप का औसत दे दिया और ओवरऑल औसत दे दिया। पूछ रहा है लड़का एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, तो ठीक है ना, बॉयज का औसत कितना है, लड़कों का 18 साल, लड़कियों के ग्रुप का औसत कितना है 14 साल, और ओवरऑल औसत है 16.5 ईयर। एलिगेट करिएगा, ये 14 2 16.5 और इधर कीजिएगा तो 1.5, 5 बचे 25, 5 दिया 15, 5:3 बॉयज और गर्ल के नंबर का रेशियो होगा 5:3। क्लियर है? देखिए किसी समूह में कुछ व्यक्ति का औसत उम्र 15 वर्ष है,
कुछ व्यक्ति का एक ग्रुप है, उसका औसत उम्र 15 वर्ष है। 22 वर्ष औसत उम्र वाले 32 व्यक्ति, एक दूसरा ग्रुप है उसका औसत 22 वर्ष है। हमको औसत देखना है। पहले ग्रुप का औसत 15 वर्ष, दूसरे ग्रुप का औसत 22 वर्ष है। इसमें संख्या पता है कि इसमें 32 व्यक्ति हैं। बोल रहा है ये दोनों ग्रुप मिल गया तो सभी का औसत 19 वर्ष हो जाता है। तो देखिए पहला ग्रुप का 15 वर्ष और दूसरा ग्रुप का 22 वर्ष और दोनों मिला दिए तो औसत 19 वर्ष हो गया। तो मेरा ये कहना है कि पहला ग्रुप का औसत 15 वर्ष है, दूसरे ग्रुप का औसत 22 वर्ष है, दोनों ग्रुप मिल गया तो औसत 19 वर्ष हो गया। एलिगेट कर दिए तो ये 4 ये 3। ये किस चीज का नंबर का रेशियो आया? ग्रुप में व्यक्ति का। पहला ग्रुप में 3 यूनिट व्यक्ति है, दूसरा ग्रुप में 4, और दूसरे ग्रुप में हमें पता है 32 व्यक्ति है, इस ग्रुप में 32 व्यक्ति है। इसमें 32 तो 4 का वैल्यू 32, 1 का वैल्यू 8 तो 3 का वैल्यू 24। आपसे पूछ रहा आरंभ में समूह में कितने व्यक्ति थे, आरंभिक ग्रुप में कितने व्यक्ति थे, तो 24 व्यक्ति थे। ये 24 आपका आंसर। बोला 14.1 वर्ष औसत उम्र वाले किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़की के विद्यार्थी का 70% है। तो लड़का और लड़की का संख्या का रेशियो दे दिया। ओवरऑल औसत पता है हमें, लड़कियों का औसत पता है और लड़कों का पूछ रहा है, एक औसत गायब है। क्या होगा? रिवर्स ऑफ एलिगेशन। आपको बॉय और गर्ल की बात करें तो बोला क्या लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थी का 70, ये 70 तो ये 30, रेशियो 7:3, ये ओवरऑल 10 हो गया। बॉय का औसत बता रहा है कि 14.1 है, बॉय का औसत 14.1 है। उसके बाद बोल रहा है नहीं सॉरी 14.1 वर्ष औसत उम्र वाले कक्षा, मतलब पूरे कक्षा का 14.1 है, सॉरी पूरे कक्षा का औसत उम्र 14.1 है। ये टोटल स्टूडेंट का औसत 14.1 है। और बोल रहा है कि लड़कियों का औसत उम्र 12, लड़की का बता रहा है 12 और लड़का का पूछ रहा है, ये x हो गया। तो ये 7x या 36 इज इक्वल टू 141। तो 7x इज इक्वल टू 11 से 6 गया 5, 105। तो x इज इक्वल टू 7 21 7 15 7 15 वर्ष। लड़कों का औसत उम्र 15 वर्ष होगा। किसी विद्यालय में 2 कक्षा ए और बी है। कक्षा ए में लड़का एवं लड़कियों का अनुपात 2:3 है, बी में लड़का और लड़की का अनुपात 3:4 है। ये देखिए किसी विद्यालय में 2 कक्षा, थोड़ा ओवरलैप कर गया है, किसी विद्यालय में 2 कक्षा ए और बी है। लड़का एवं लड़की का अनुपात ए में 2:3 है, बी में लड़का लड़की का अनुपात 3:4 है। ए एवं बी के सभी विद्यार्थियों का औसत उम्र 20 वर्ष और 16 वर्ष है। पूरे विद्यालय के सभी विद्यार्थी का औसत उम्र 17 वर्ष है। पूरे विद्यालय में लड़का लड़की के संख्या के बीच का बेहतरीन क्वेश्चन, ये सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या शानदार क्वेश्चन है, समझिएगा। आप देखिए तो बोल रहा है पूरा विद्यालय में बॉय और गर्ल का रेशियो बताइए, और आपको ए में दिया है, ए में दिया है बॉय इज टू गर्ल, ए में बॉय और गर्ल दिया है 2:3 और बी में बॉय और गर्ल दिया है 3:4। अब देखिए अभी अभी ताजा ताजा आप रेशियो पढ़े हैं, याद होगा। देखिए ना कितना शानदार क्वेश्चन है। रेशियो में आपसे पूछ रहा है दोनों मिला दीजिए, ए प्लस बी के बॉय और गर्ल का रेशियो बताइए। आप जानते हैं, आप बोलेंगे नहीं बता सकते। क्यों? 2 रेशियो के टर्म को जोड़ा या घटाया जब तक कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं हो। अभी ए और बी में कोई रिलेशन आपको नहीं पता है। ए में बॉय गर्ल 2-3, बी में 3-4। जो रेशियो पढ़े हैं उनको याद होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे। और बार बार हम बोलते हैं जो भी लोग नया ज्वाइन करते हैं, जैसे हम कभी कभी देखते रहते कोई नया ज्वाइन किए, कभी कल कोई नया ज्वाइन किए, परसों कोई नया ज्वाइन किए, हम बार बार बोलते हैं आप लाइव मत कीजिए। आपको अगर सही रिजल्ट चाहिए तो फर्स्ट क्लास से, डे 1 से क्लास कीजिए। भले ज्यादा करिए, 2 क्लास को एक साथ करिए, 3 क्लास को एक साथ करिए, लेकिन आप डे 1 से क्लास कीजिए, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा। देखिए ए और बी को जोड़ आप नहीं सकते जब तक कोई रिलेशन नहीं हो। अब देखिए कैसे मिक्स किया है। बोला है क्या 2 ग्रुप है, एक कक्षा ए और कक्षा बी।
ए का अलग से औसत बता दिया है कि ए के विद्यार्थी का औसत 20 साल है और बी के विद्यार्थी का औसत 16 साल है, और बोला दोनों मिला के ए और बी मतलब पूरा विद्यालय में का औसत उम्र 17 साल है, तो इससे आपको तो एलिगेट करिएगा तो 3 और 1:3 ए और बी के नंबर का रेशियो आ गया। ए और बी में टोटल नंबर 1:3, मतलब ये जो होना चाहिए 1 होना चाहिए और ये होना चाहिए 3। याद आ गया आपको? अब इसमें क्या गुना करेंगे 7 से और इसमें गुना करेंगे 5 से, तो ये बनेगा 7 दूनी 14, 7 तिया 21। ये 15 से गुना होगा तो 15 तिया 45 और 15 चौक 60। अब इसको मिला दीजिए, ये 81, 5 4 9 59:81। पूरे विद्यालय में लड़का लड़की का अनुपात 59:81 होगा। बहुत बढ़िया खुशबू, मेरे से पहले आपका आंसर आ गया था 59:81। बहुत बढ़िया, क्या शानदार क्वेश्चन था, मिक्स कर दिया, रेशियो और एलिगेशन को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया, बेहतरीन क्वेश्चन था। टाइप 8 देखिए, एलिगेट करते हैं स्पीड को, स्पीड बोलिए या वेलोसिटी बोलिए, स्पीड बोलिए या वेलोसिटी बोलिए, और रेशियो देता है टाइम का। अक्सर गलती कर देते हैं लोग। देखिए, एलिगेट करिएगा स्पीड या वेलोसिटी को, रेशियो देगा टाइम का। बात समझिए, मान लीजिए आप यहां से यहां तक का दूरी तय किए, यहां से यहां तक का दूरी किए, इसको 2 पार्ट में दूरी तय किए। यहां से यहां गए आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा से बस से गए हैं, और यहां से यहां आप गए ट्रेन से 70 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से। मतलब आप यहां से चले हैं यहां तक 2 चरण में दूरी तय किए, यहां से यहां तक बस से गए हैं 20 के गति से, इसका आगे का जर्नी किए हैं आप 70 के गति से। तो पूरे यात्रा में जो आपका औसत गति होगा, पूरे यात्रा का जो औसत गति होगा वो 20 से ज्यादा और 70 से कम, 20 से ज्यादा और 70 से कम। और तब यहां पर मान लीजिए, यहां पर अगर पूरे यात्रा में आपका गति 60 रहा तो एलिगेट करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये 40, ये 10, ये जो 1:4 आया है, ये अक्सर लोग गलती कर देते हैं। ये टाइम का रेशियो आता है, मतलब इसमें अगर 1 यूनिट समय लगा है यहां से यहां जाने में, टाइम अगर लगा है 1 यूनिट, तो यहां से यहां जाने में आपको टाइम लगा होगा 4 यूनिट। ये टाइम का रेशियो आता है। तो कभी कभी ना ऐसे लोग क्वेश्चन कैसे फंसा देगा कि बताए बस से गया 20 के गति से, शेष दूरी ट्रेन से किया 60 किलोमीटर प्रति घंटा के दूरी से, इस प्रकार पूरे यात्रा में उसका औसत गति रहा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आप एलिगेट कर दीजिएगा, ये 10 आएगा, ये 30 आएगा, यानी 1:3 बोल देगा। यदि टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर है तो 60 किलोमीटर है, तो बताएं वो बस से कितना दूर तय किया। अब बोल देगा ना, जैसे ही आपको टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर, आप फट से कर देता है लोग 4 यूनिट बराबर 60 किलोमीटर, 1 यूनिट बराबर 15 किलोमीटर। गलत हो गया, यही गलत हो गया, एकदम गलत। इसलिए एकदम गलत हो गया क्योंकि ये टाइम का रेशियो आया है। आप डिस्टेंस के रेशियो को थोड़ी 1:3 में बांट सकते हैं। ये आपका रेशियो किस चीज का है? टाइम का है, डिस्टेंस का नहीं है। आप बोलेंगे डिस्टेंस का कैसे निकालिएगा, तो आप अब ये रेशियो हो गया कि टाइम का रेशियो आपका क्या है 1:3 है। इधर वेलोसिटी का रेशियो क्या है 20 और 60 कीजिएगा तो 20 और 60 का है, तो ये 1:3 हो गया। आप जानते हैं डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, तो इसको गुना कीजिएगा तो 1:9। ये डिस्टेंस का रेशियो हुआ 1:9। डिस्टेंस बराबर होता है ना वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी टाइम का रेशियो 1:3 निकला एलिगेशन से। वेलोसिटी का 20 और 60 यानी 1:3। 1:3 टाइम का रेशियो, वेलोसिटी का भी रेशियो 1:3, दोनों को गुना कर दिए तो डिस्टेंस का रेशियो 1:9 आया। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये रेशियो आपका किस चीज का निकलता है। एलिगेट करिएगा स्पीड
को, तो रेशियो देगा टाइम का। और मजेदार बात बताते हैं, इससे भी उल्टा गलती ज्यादा कहां पर करते हैं लोग, लोग गलती करते हैं रिवर्स ऑफ एलिगेशन में। बोलेगा क्या, एक व्यक्ति 2 चरण में दूरी तय करता है और दूरी का रेशियो है 2:3। पहला पार्ट में उसका गति रहा 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरे पार्ट में उसका गति रहा 30 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज मतलब ओवरऑल बताइए, तो लोग तुरंत कर देते हैं 2, 3, 5। गलत। ये किस चीज का रेशियो दिया है, डिस्टेंस का। जब एलिगेशन में रेशियो आता है टाइम का, तो रिवर्स ऑफ एलिगेशन कब काम करेगा, जब टाइम का रेशियो दिया हुआ हो। रिवर्स ऑफ एलिगेशन तब काम करेगा जब टाइम का रेशियो दिया हुआ हो। तो इसलिए ये बात पर बहुत फोकस रखिएगा। स्पीड को एलिगेट करेंगे, स्पीड को या वेलोसिटी को, तो रेशियो जो देगा वो टाइम का देगा, रेशियो देगा टाइम का। ठीक है, तो बोला एक व्यक्ति अपनी पूरी यात्रा 2 चरणों में पूरा करता है। प्रथम चरण में वह बस से 30 किलोमीटर, बस का गति है 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, हम सीधा एलिगेशन यूज करना शुरू कर दिए। हम क्या बोले आपको, पहले ना बेसिक चीज ये है, पहले आप जज करिए कि एलिगेशन टॉपिक इसमें लगेगा या नहीं। तो देखिए 2 चरण में क्या, पहला पार्ट में 30 का गति रहा, दूसरे चरण में 70 का गति रहा, और बोला पूरे यात्रा में औसत उसका 42 रहा। 2 पार्ट में जर्नी है, 3 तरह का गति होगा, पहला पार्ट का, दूसरा पार्ट का, ओवरऑल। जब दिया है तीनों पार्ट, तो पूछ रहा है बस तथा ट्रेन के द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताए। तो ठीक तो है, समय का अनुपात आप बता सकते हैं, समय का अनुपात बता सकते हैं। देखिए प्रथम चरण में फर्स्ट फेज में उसका गति रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड में उसका रहा है 70 किलोमीटर पर आवर, ओवरऑल रहा 42। एलिगेट कर दीजिए ये 12 और ये 42, 8, 50, 20, 70। ये टाइम का रेशियो आया, ये याद रखिएगा टाइम का। और वही आपसे पूछ भी रहा है 4 7 28, 4 3 12, टाइम का रेशियो 7:3। अगर डिस्टेंस इसमें पूछ देता तो टाइम का आपका 7 3, वेलोसिटी का 3 7, भाग दे गुना कर दीजिए तो डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा। बोला एक व्यक्ति 7 घंटे में 255 किलोमीटर की यात्रा 2 चरणों में पूरा किया। टोटल टाइम 7 घंटा, टोटल डिस्टेंस 255 किलोमीटर। प्रथम चरण में वह बस से 30 के गति से, बस से गया 30 के गति से, और दूसरे चरण में वह ट्रेन से गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा से। अच्छा, ओवरऑल यहां दिया हुआ है, देखिए ओवरऑल 255 किलोमीटर 7 घंटा में, तो एवरेज वेलोसिटी 255/7। ये इतना आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस 255 और टोटल टाइम 7 घंटा, तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा, एवरेज वेलोसिटी ये टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 255 और टोटल टाइम 7 है, तो 255/7। आप ध्यान रखिएगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एलिगेशन में अप्रोक्स नहीं चलता है। आंचल ध्यान दीजिए, एलिगेशन में अप्रोक्स नहीं चलता है। ऐसा नहीं भाग दे के 0.1 अंक तक यहाँ लिख दीजिएगा एलिगेट कर, बिल्कुल गलत हो जाएगा, एकदम गलत। एलिगेशन में याद रखिएगा प्रियांशी, एलिगेशन में अप्रोक्स नहीं चलता है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू आपको लिखना होता है। तो इसको तो हम एलिगेट करना सिखाए थे। 30 सते 210, 210 200 अंतर कितना होगा 45। ये 45 सते कितना जाएगा 280, 300, 280, 315, 315 और 255 का अंतर कितना जाएगा 15, 255, 45, 5 50 10 60, 60, 15 3 45। ये टाइम का रेशियो आया 4:3। आपसे पूछ रहा है कि बताएं वह बस से कितनी दूरी तय किया। अच्छा, टाइम का रेशियो टोटल टाइम 7 घंटा है,
तो 7 यूनिट बराबर 7 घंटा, तो 4 यूनिट बराबर 4 घंटा। बस से वेलोसिटी ऑफ बस आपको पता है कि बस का वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर है, बस का गति 30 किलोमीटर पर आवर है। और टाइम कितना लगा है, टाइम बस को कितना लगा है, बस का समय लगा है आपको 4 घंटा, बस को समय लगा है 4 घंटा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस आपसे पूछ रहा है, डिस्टेंस बाय बस, तो डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी 30 गुने 4 बराबर 120 किलोमीटर। बस का दूरी 120 किलोमीटर, बस से वह 120 किलोमीटर गया। बोल रहा है एक व्यक्ति ने 3990 किलोमीटर की दूरी को कुछ भाग वायुयान द्वारा, कुछ भाग जलयान द्वारा और शेष भाग थल, मतलब बाय एयर वायुयान द्वारा, कुछ भाग वाटरवे द्वारा और कुछ भाग रोडवे द्वारा, 3 पार्ट में है। और उनके लिए गए समय का अनुपात, देखिए टाइम का रेशियो दिया है तो एकदम सही है, टाइम का रेशियो 2:3:5 है। बोल रहा वायुयान का गति 200, एयर का गति ये 200 किलोमीटर पर आवर, और जलयान का 100 है। पूरे यात्रा में औसत बता रहा है 90, पूरा यात्रा 5 3 8 2 10 का है, और एवरेज कितना है 90। आपका रोडवेज का पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू पूछ, ये 400 प्लस 300 प्लस 5x इज इक्वल टू 900, तो 5x इज इक्वल टू 700 घट जाएगा तो 200, तो x बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। रोड का गति, रोड पर उसका गति रहा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? लास्ट टाइप, इसमें बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखिए बोला सोना पानी से 9 गुना, एक ही क्वांटिटी से कंपैरिजन किया है, सोना का कंपैरिजन किया है पानी से, फिर तांबा का कंपैरिजन किया पानी से, और फिर दोनों मिक्सचर सोना और तांबा के मिक्सचर का पानी से। देखिए सोना का कंपैरिजन पानी से, फिर तांबा का कंपैरिजन पानी से, फिर दोनों का मिक्सचर, बोला दोनों के मिक्सचर को, सोना और तांबे को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पानी से 15 गुना भारी हो जाए। तो बड़ा सिंपल बात है कि गोल्ड पानी से 19 गुना भारी है और कॉपर पानी से 9 गुना भारी है, और दोनों का मिक्सचर पानी से 15 गुना भारी है। तो दोनों का जो वेट का रेशियो होगा ये 6:4 बराबर 3:2। दोनों को किस अनुपात में, ये मिसलेनियस वैरायटी हो गया। सब एक ही क्वांटिटी से अगर कंपैरिजन कर दे, पानी, गोल्ड पानी से 19 गुना, कॉपर पानी से 9 गुना, और दोनों मिला के पानी का 15 गुना, तो गोल्ड और कॉपर का मिक्सचर का अनुपात क्या होगा, 3:2। एक व्यक्ति 16 कैरेट और 24 कैरेट वाले 2 प्रकार के सोना को 3:1 के अनुपात में मिलाता है। नया सोना कितना कैरेट का होगा, देखिए ना 3:1, ये 16 कैरेट का, ये 24 कैरेट का, ये 16 कैरेट का, ये 24 कैरेट का, दोनों मिला के 4 यूनिट वजन हुआ। और इस कितना कैरेट का, तो x कैरेट का, ये 16 तिया 48 प्लस 24 इज इक्वल टू 4x, तो x बराबर 8 4 12 72/4 यानी 18 कैरेट का। मतलब दोनों को मिला दीजिएगा तो कितना कैरेट का प्राप्त होगा, 18 कैरेट का प्राप्त होगा। ठीक है, फिनिश हो गया आपका एलिगेशन। आज आपका एलिगेशन समाप्त। कल हम लोग काम करेंगे मिक्सचर पर। ठीक है, दीक्षित, वाह सर, क्या बात है, शाबाशी दे रहे हैं दीक्षित जी। 3 क्लास लगा कि 4 क्लास लगा, 3 क्लास। चलिए, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 क्लास में मिक्सचर खत्म हो जाएगा। फिर सैटरडे से हम लोग शुरू कर देंगे टाइम एंड वर्क। आप लोगों के एग्जाम से पहले खत्म आज का शो। हाँ जी डॉली जी,
सर पीडीएफ डाल दीजिएगा सर प्लीज। ऋतिक जी डाल देंगे। मिक्सचर कितना डे में खत्म होगा सर जी? 3 दिन है हृदय, मिक्सचर में 3 दिन लगेगा। वाह गजब, बहुत जल्दी खत्म हो गया सर एलिगेशन। हाँ ऋतिक डाल देंगे, पीडीएफ डाल देंगे। आज आप लोगों को बताए हैं जो आगे का प्रोग्राम सब लोग सुने ही हैं। सर आपको जो ये प्लान है उसमें सेकंड एडमिशन कब होगा? रत्नाज एडमिशन शुरू कर देंगे, जैसे इंस्टीट्यूट खुलेगा तो एडमिशन शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी बोर्ड अपलोड करवा देते हैं, बवंडर बोर्ड अपलोड करवा देते हैं। अभी आपका खाना आएगा जब तक, तब तक अपलोड हो जाएगा। हाँ अभिजीत, अभी हम पीडीएफ डलवा देते हैं। डिस्कशन कब होगा सर प्रैक्टिस सेट का? डिस्कशन करवाएंगे। प्रैक्टिस का पीडीएफ अभी नहीं, प्रैक्टिस का पीडीएफ नहीं है, एलिगेशन का प्रैक्टिस हम पूरा कलेक्ट नहीं किए हैं। जब कलेक्ट करेंगे तो डाल देंगे। आपको बताएं कि बहुत सारा काम हो जाता है तो प्रैक्टिस में थोड़ा सा लेट है। आप लोग करते जाइए, इधर जितना प्रैक्टिस मिलते जा रहा है उस हिसाब से आप करते जाइएगा, क्योंकि आपको बताएं सब ढूंढना पड़ता है, बहुत सारे बुक से बहुत जगह से कलेक्ट करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए परेशान मत होइएगा। प्रैक्टिस मटेरियल अपलोड करवा देंगे, लेकिन पहले तो तैयार हो जाए तब ना। सर पीडीएफ इससे पहले वाला पीडीएफ नहीं डाला हुआ है। नहीं, इससे पहले वाला भी डाला गया होगा, अभी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, और अभी डलवा देते हैं। चलिए कल मिलते हैं हम लोग मिक्सचर के क्लास में। ओके बाय बाय, गुड नाइट।